हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी नोट्स जो सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो क्लास 6 की जो है आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ें हुई, कहाँ हुई और किस टाइप से हुई, किस प्रकार से हुई। इन सब चीज़ों को जो हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो उसमें जो है नर्मदा क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या याद रखना है नर्मदा क्षेत्र के बारे में। आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे, आरंभिक लोग जो थे जो कुशल संग्राहक थे, तो वे क्या करते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे वे कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और वे लोग जो हैं जानवरों का आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, तथा फलमूल खाते थे। जानवरों का आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और फलमूल खाते थे। इस प्रकार जो याद रखना है हम लोगों को नर्मदा क्षेत्र के बारे में, तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। क्या है, तो आरंभिक लोग कहाँ निवास करते थे, तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और आरंभिक लोग जो है कुशल संग्राहक भी थे। कुशल संग्राहक मतलब होता है कि शिकार अच्छे से कर लेते थे, गांव में निवास करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे और नर्मदा नदी क्षेत्र के जो किनारे रहते थे और जानवरों का आखेट करते थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ी। इसके बारे में जो है आप लोग पढ़े ही होंगे और इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको बस याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका जो दिशा भी आप लोग याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ क्या हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फसल को उपजाया गया था। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में से, तो याद रखना है कि 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले जो है गेहूं और जौ, ये दोनों फसलें जो है सबसे पहले उपजाया गया था सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ी में। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जो लोग रहते थे वो गाँव में रहना जो है प्रारंभ कर दिया था। और ये लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को जो पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। तो आप लोगों को याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में और सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गारो तथा बिंद की पहाड़ियाँ। आप लोग पहले जो है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी बुक वाली है उसको पढ़ लीजिएगा, फिर ये नोट्स देखिएगा। काफ़ी जो है आप लोगों को ये सब मदद करेगी, क्योंकि मैं जो है जो सीटेट का जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी बुक पढ़ती थी और ये सब जो नोट्स बुक पढ़ के ही मैं तैयार की हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, टोटल जो है एनसीईआरटी का ही मटेरियल यहाँ पे है, छपा गया है, क्योंकि जो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी और वही सब जो है यहाँ पर नोट करती थी, तो आप लोगों को भी मदद मिलेगी। गारो तथा बिंद की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखना है गारो तथा बिंद की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गारो जो पहाड़ी है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद बिंद की पहाड़ी जो है मध्य भारत में स्थित है। दोनों की दिशा याद रखना है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि गारो की पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य भारत में बिंद की पहाड़ी स्थित है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। बिंद के उत्तर में सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया था। तो याद रखना है सबसे पहले चावल उपजाया गया वो कहाँ, तो बिंद के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। फिर चलते हैं हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ये भी जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसके बारे में, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मुख्यतः जो है इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगर का निर्माण हुआ था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और मुख्यतः 5 नदियाँ क्या क्या है, तो सतलज, रावी, झेलम, व्यास और चिनाब नदी। सिंधु हो गया, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, ये सब जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ है। इसके अलावा जो है सरस्वती नदी भी यहाँ मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश भी, क्योंकि यहाँ 7 नदियों का मिलन होता है। एक हो गया आपका सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब और सरस्वती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि देश का नाम किस प्रकार पड़ा, इंडिया जो देश का नाम है वो किस प्रकार पड़ा, तो चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है और इंडस को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, याद रखना है। फिर देखते हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, लगभग कब, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को जो है इंडिया कहा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अतीत की जानकारियाँ। हमें जो अतीत की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो पेडागोगी वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाएगा कि अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती थी या होती है। अतीत की जानकारी जो हमें पांडुलिपियों से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है, लिखित स्रोत से प्राप्त होती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। तो अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार होती है, पांडुलिपि से, अभिलेख से, इसके कुछ लिखित स्रोत भी पाए जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों से जो है अतीत के बारे में हम लोग जान पाते हैं। इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये सब जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट्स है। इसलिए आप लोग इस जो वीडियो को है 2 बार देख लीजिएगा, चैप्टर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है इसमें बताते हैं कि लिखित स्रोत, एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बताया गया है कि लिखित स्रोत मतलब क्या। लिखित स्रोत में आपका महाकाव्य आ जाएगा, कविताएं आ जाएगी, नाटक, ये सभी क्या है, लिखित स्रोत है। इनमें से कई जो है संस्कृत में है, कई जो है प्राकृत भाषा में, तथा कई जो है तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे, आम जो बोलचाल में होता था वह जो है प्राकृत भाषा होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भुर्ज वृक्ष। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भुर्ज वृक्ष। इसकी छाल का इस्तेमाल पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। तो पांडुलिपि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर है क्या ये पांडुलिपि। तो भुर्ज वृक्ष, इसकी छाल का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता था, तो पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। और ये कहाँ मिलते थे, हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। तो याद रखना है कि पांडुलिपि जो बनती थी वो किसके छाल से बनती थी, तो भुर्ज वृक्ष के छाल से। और ये भुर्ज वृक्ष जो है हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होती थी। उसके बाद देखते हैं पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। इसमें जो राजाओं के जीवन का उल्लेख किया जाता था, जीवन का उल्लेख, जो इतिहास है, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का भी उल्लेख किया जाता था। पांडुलिपियों में क्या, पांडुलिपि जो है एक बुक है, उसमें जो है राजाओं के जीवन का इतिहास, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का उल्लेख मिलता है पांडुलिपि में। हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि की खासियत क्या है कि ये जो है हाथ से लिखी जाती थी, भुर्ज पेड़ के छाल में। और कहाँ मिलती थी, तो हिमालय क्षेत्र में मिलती थी। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन भाषा मेनू से बना है, लैटिन भाषा मेनू से क्या बना है, मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती है और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन भाषा के मेनू से बना है। मुख्यतः 3 भाषा में जो है पांडुलिपि प्राप्त हुई है, मुख्यतः 3 भाषा में प्राप्त हुई है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। इन तीनों को याद रखना है। चलिए जो लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिलेख। अभिलेख क्या है, तो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो उत्कीर्ण किया जाता था वही है अभिलेख। अभिलेख मतलब होता है कि धातु में या फिर पत्थर में जो उसको छिदवा कर लिखाया जाता था, उसमें जो राजा का बखान किया जाता था, वो सब क्या है, अभिलेख है। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। किसके काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, तो अशोक के काल में। ये सारे पॉइंट जो है क्लास 6 की है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये सारे पॉइंट्स उसी चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, जो है चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगी। और ये सब पॉइंट जो है सीटेट का फेवरेट पॉइंट है चैप्टर नंबर 1 का। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।